सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष हेतु मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटक एवं एकांकी में संकलित और वह जा न सकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित यह एकांकी है। इस एकांकी का व्याख्या भाग लेकर हम आज प्रस्तुत हुए हैं। एकांकी का नाम है और वह जा न सकी। विष्णु प्रभाकर जी ने एकांकी लेखन में बहुत बड़ा योगदान किया है और इसी कारण से उनका ये एकांकी बहुत ही महत्व रखता है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की एक बिल्कुल सच्ची कहानी। देखिए, इनका पात्र परिचय हम देख लेते हैं। शैलेंद्र, शारदा, शरत, शशि, श्रीधर, सखी और शीला। आपने पात्र परिचय पहले वीडियो में देख लिया होगा। अब हम सीधे पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से शुरू करते हैं इनका एकांकी। शैलेंद्र कमरे में लेटा हुआ किताब पढ़ रहा है, क्योंकि शैलेंद्र एक प्रसिद्ध लेखक है और वो पठन पाठन का कार्य, लेखन का कार्य करता है। पत्नी तेजी से बड़बड़ाती हुई बाहर से आती है और एकदम से निकल जाती है। शरत है वो शैलेंद्र का बेटा, वो बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल होता है एकदम से कुछ बोलता हुआ। शरत बोलता है, तख्त पर चढ़कर, जिस पर कि शैलेंद्र लेटा हुआ है, उस तख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, पिताजी, डॉक्टर ने कहा है कि अम्मा की उंगली कटेगी। शैलेंद्र कहता है धीरे से, नीचे उतरो। शरत, पूर्ववत अम्मा की उंगली कटेगी। शरत पर बिल्कुल भी अपने पिताजी के डांटने का कोई असर नहीं हुआ है और वो पूर्ववत होकर कह रहा है कि अम्मा की उंगली कटेगी। शैलेंद्र, मैं कहता हूँ नीचे उतरो। उतर जाओ भाई, उतर जाओ। प्यार से उसे समझाता है कि वो तख्त से नीचे उतर जाए। शैलेंद्र, फिर उसके बाद शरत रुआंसा सा, हम नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि अम्मा की उंगली कटेगी। रुआंसा सा ऐसा आभास दिलाता है जैसे अब रोने ही वाला। शैलेंद्र, ओफो, तो रोते क्यों हो? कहाँ है अम्मा? क्या हुआ उंगली को? इतनी बातें पता लगने के बाद भी जो शैलेंद्र है वो बच्चे को सिर्फ सांत्वना ही दिलाता है कि तुम रो मत, और तुम्हारी अम्मा कहाँ है और उंगली को क्या हो गया। शरत, अम्मा की उंगली में फुंसी निकली है, डॉक्टर ने उसे काटने को कहा है। शैलेंद्र की पत्नी शारदा, उसकी उंगली में फुंसी निकल गई, यानी कोई फोड़ा हो गया है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि यदि ये इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आखिर में इसे काटना ही पड़ेगा। शैलेंद्र, ओहो, यह बात थी क्या? आप अम्मा के साथ डॉक्टर के यहाँ गए थे? जाओ जाओ, मुझे पढ़ने दो, बाहर खेलो, जाओ। यानी बच्चे को डॉक्टर द्वारा कही गई जो बात है वो बताने के बाद एक बार पुनः शैलेंद्र अपनी दैनिक दिनचर्या में खो जाता है और पठन पाठन में लग जाता है और अपनी पत्नी की बातों का ध्यान नहीं करता। शारदा, दूर से आता हुआ स्वर, शरत, जाओ, मैं दूध रखाई हूँ, जाओ पियो। पास आ जाती है और कहती है, लीजिए। शैलेंद्र कहता, क्या है शारदा? शारदा कहती, दूध। शैलेंद्र, लाओ। शारदा,
मैंने कहा कि घर में आटा नहीं है। एक कुशल गृहिणी जो होती है भारतीय संस्कृति में, वो रसोई में जो भी सामान कम हो जाता है तो उसे बड़ी भारी चिंता रहती है और वो सबसे पहले अपने पति को बताती है कि ये सामान अब इसमें नहीं है और ये नहीं होगा तो फिर खाना अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो उसे बड़ी भारी फिक्र हो रही है। शैलेंद्र पीते पीते कहता है, दूध पीते हुए, तुमने दूध पी लिया शारदा? बड़े प्रेम से उसे समझाता। शारदा, मैंने कहा कि आटा नहीं है घर में। शारदा पुनः अपनी बात को उसी तरह से दोहरा देती है जिससे कि वो इस चीज को गंभीरता से ले। शैलेंद्र, सो तो अन्नपूर्णा जाने, सो तो अन्नपूर्णा जाने। अन्नपूर्णा अन्न की देवी, जो सबके धन धान्य भरती है, जो सबको भोजन कराती है, ऐसा माना जाता है। तो बहुत बड़ी बातें, छोटी सी बात के लिए बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके वो शारदा के जो प्रश्न हैं उनको हल्का कर देता है। शारदा तीव्र तलखी के साथ, बहुत तेज एकदम से उसका स्वर हो जाता है, अन्नपूर्णा गई भट्टी में, मुझे आटा चाहिए। शैलेंद्र, शारदा संगीत की देवी है। सरस्वती जो है वो संगीत की देवी होती है। उसका स्वर इतना कर्कश नहीं होना चाहिए, उसका जो स्वर है इतना कड़वा नहीं होना चाहिए जितना कि तुम बोल रही हो। शारदा, आग लगे संगीत में। मैं पूछती हूँ कि आप अपनी काहिली और निकम्मेपन की बातों के पीछे क्यों छिपाते हैं? वो कहती है कि आप अपनी सारी बातें कर करके अपने निकम्मेपन को क्यों छुपाना चाहते हैं? केवल शब्दों के माध्यम से सारी चीज़ें नहीं होती, घर का काम भी करना पड़ता है और जो आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से आप भागोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। कुछ करते क्यों नहीं? यदि ऐसे ही जीवन बिताना था तो शादी क्यों की? क्यों शहर में आकर बसे? कहीं जंगल में जाकर रहते। कान खोलकर सुन लो, मैं अब इस तरह आपका घर नहीं चला सकती। और इस तरह से शारदा का जो स्वर है वो थोड़ा तीखा हो जाता है। शैलेंद्र, मेरा घर? किसने कहा कि मेरा घर? घर तो घरवाली का होता है। शैलेंद्र अब अपने लेखक होने का अंदाजा यहाँ करा देता है क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो उसकी पत्नी के प्रश्नों पर भारी होते हैं। मेरा घर? किसने कहा कि मेरा घर? घर तो घरवाली का होता है। और बातों ही बातों में उसने अपनी पत्नी को इस तरह से उत्तर दे दिया है कि वो कुछ ना कह सकती है ना ही कुछ कर सकती है। शारदा, मैं अब इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। अगर रोटी खानी है तो उठकर बाजार जाओ और गेहूं लाओ। शारदा एक बार पुनः उसी स्वर में, बिल्कुल सटीक शब्दावली में अपनी बातें रख देती है कि मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अगर अब खाना खाना है तो उठकर बाजार जाना पड़ेगा और गेहूं लेकर आने पड़ेंगे जिससे कि मैं घर में आटा तैयार कर सकूं। शैलेंद्र, आ जाएंगे गेहूं, तुम दूध पिया जाकर। शारदा, मैं कहती हूँ इस तरह काम नहीं चलेगा, मुझे आज फैसला करना है। शैलेंद्र, फैसला करना है? किस बात का फैसला? शारदा, इस बात का कि आपको काम करना है या नहीं। आप कभी कुछ सोचते भी हैं कि डैश डैश डैश। और बीच में ही शैलेंद्र बोल पड़ता है। शैलेंद्र बीच में ही, यही तो मुसीबत है कि इतना सोचता हूँ कि फुर्सत नहीं मिलती, कि मैं इतना सोचता रहता हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। शारदा, खाक सोचते हो?
कुछ सोचते होते तो ये दिन देखने पड़ते। ये दिन देखने पड़ते से मतलब यहाँ ये है कि जो हालत यहाँ घर की हो रही है कि घर में आटा तक नहीं है, तो ये दिन यानी इस तरह की स्थिति हमारी नहीं आती यदि तुम घर के बारे में कुछ सोचते तो। एक तो एकदम निकम्मे हो गए हो, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि घर को दिया सलाई ही दिखा दो, यानी तुम घर में रोशनी या प्रकाश भी नहीं कर सकते। या फिर इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जब गृहिणी झुंझला कर बात कह रही है दिया सलाई, तो दिया सलाई दिखाना यानी घर को ही आग लगा दो जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ भस्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो गुस्से गुस्से में वो इस तरह की बातें कह देती है। शैलेंद्र, ठीक कहती हो शारदा, मैं दिया सलाई का भी प्रयोग नहीं जानता कि किस तरह से दिया सलाई प्रयोग की जाती है। काश कि मैं उसे जला सकता, मुझे उसे जलाना आता, जला पाता तो प्रकाश न हो जाता। यदि मैं उसे जलाना जानता तो मैं भी अंधकार से प्रकाश में आ जाता। अब तो मेरे अंधकार में भटक रहा हूँ, यानी मुझे अब खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। शारदा तिल मिलाकर कहती है, उफ उफ उफ, तुमसे बातें करना सरदर्द मोल लेना है। मैं तुमसे जवाब नहीं मांगती, बहस नहीं करती, केवल इतना सूचित करती हूँ कि आज जो श्रीमान के कुछ मित्र खाना खाने आने वाले हैं उनके लिए घर में आटा नहीं है। बस वो अपनी बात को दोबारा से गंभीरता से रख देती है कि मैं आपसे बहस करूंगी तो आपका दिमाग हो जाएगा बिल्कुल ही खराब। इसलिए मैं सिर्फ अपनी बात रखती हूँ कि जो तुम्हारे मित्र आने वाले हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए घर में आटा नहीं है और उसकी व्यवस्था आपको करनी ही होगी। बस कहकर शारदा तेजी से धम धम करती हुई बड़बड़ाती रहती है। बातें बातें बातें, जब देखो बातें, जब सुनो बातें। गिलास को फेंकती है एकदम से, किसी अन्य बात का गुस्सा जो घर के बर्तन हैं उनके ऊपर उतारती। जी में आता है कि जिस किसी को खाने को कह देते हैं यह नहीं सोचते कि खाना आएगा कहाँ से। सभी लोगों को निमंत्रण दे के आ जाते हैं और आखिर में खाना बनाना तो मुझे ही पड़ता है, तो वो सोच में डूब जाती है। कोई बात है ये, मुझे दर दर भटकना पड़ता है। दर दर भटकना यानी इधर उधर जाना पड़ता है हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए। घर को देखूं तो मैं देखूं, बाजार जाऊं तो मैं जाऊं, अस्पताल जाऊं तो मैं जाऊं, और आप हैं कि आराम से लेटे लेटे ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं। और लेखक साहब जो हैं वो आराम से लेटे लेटे ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं, अर्थात ज़मीन और आसमान की को जोड़ने वाली कल्पना लोक में घूमते रहते हैं। क्योंकि कवि के पास एक ही शक्ति है, कल्पना की शक्ति, जिससे वो कहीं भी आ जा सकता। दोस्तों के साथ वे कह कहे लगाते हैं, जोरदार ठहाके लगाते हैं कि आसमान ही फटने लगे इतना ज़ोर से। पर मुझसे यह भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है। और इस बात को सोचकर शारदा है वो ठिठक सी जाती है कि कम से कम उन्हें मेरे पास आकर ये बात तो पूछनी चाहिए थी। ओह यह क्या, यह दूध किसने बिखेरा। कड़क कर एकदम से उसका स्वर तीखा हो जाता। शरत, ओ शरत, आखिर अपने बाप का बेटा है निकम्मा उजाड़ू, क्यों रे, दूध क्यों बिखेरा है तूने। शरत रुआंसा, हम तो आ रहे थे, गिलास में पैर लग गया। वैसे तो वो अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती है, लेकिन जब उसने घर में
दूध जैसी अमूल्य चीज़ का नुकसान कर दिया तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका रोज का ही काम हो गया है। तो उसे समझाने के लिए उसे डांटना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि जो बच्चा है वो इस तरह के काम दोबारा से ना करे। तो इस प्रकार जो घर गृहस्थी में ये सारी चीज़ें, हल्की फुल्की बहस, थोड़ा बहुत मनमुटाव और इस तरह से ये सब चलता रहता है। तो आज आपने देखा कि ये जो व्याख्या भाग है इसमें शारदा शैलेंद्र और उसके पुत्र के बीच में जो वार्तालाप हुई उससे एक सामान्य घर की स्थिति का हूबहू चित्रण हमारे सामने आया है। आगे हम इसी तरह से व्याख्या भाग लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।